हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और मज़े कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो यार बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के थर्ड टेस्ट मैच की। और आपको पता ही है, हमने फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मैच का रिव्यू कर लिया है ऑलरेडी। और सीरीज है टाई पर इस वक्त पे। अगर हम दो टेस्ट मैचों की बात करें, पहला टेस्ट मैच जीती थी इंग्लैंड एंड दूसरा जीती थी न्यूजीलैंड, तो ये था फिनाले भाई। थर्ड टेस्ट मैच रह गया था। तो इसमें हमने जैसे कि फर्स्ट डे का जो आपको रिव्यू करके भी दिखा दिया था, कैसे ओपनर्स ने न्यूजीलैंड के पूरा डोमिनेट किया था। 150 रन ईच प्लेयर ने बनाए थे ओपनर्स ने, और 300 की पार्टनरशिप उन्होंने जमा दी थी भाई। तो पहला डे तो पूरी तरह से न्यूजीलैंड की पक्ष में था, और वो हमने कवर भी किया था, रिव्यू भी किया था उसका। तो आज हम थर्ड टेस्ट मैच की पूरी बात करने वाले हैं आफ्टर फर्स्ट डे इंसिडेंट, और जानेंगे कि इस पूरे मैच में क्या हुआ, कौन सी टीम ने बढ़त इसमें हासिल करी, क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से जो है जो भी टीम जीती वो जीत पाई। इस बार मैंने जो है आपको नहीं बताया रिजल्ट। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा नए अंदाज में इस वीडियो को बनाते हैं। तो बात कर लेते फर्स्ट डे का। आपको पता ही है कितनी अच्छी तरीके से जो है 4 विकेट खोकर 360 रन बना दिए थे न्यूजीलैंड ने। ओपनर्स ने कमाल की पारी खेली थी, डेवन कॉनवॉय एंड कैप्टन टॉम लेथम ने। ठीक है, दोनों ने 150 प्लस रन स्कोर किया। बट जैसे ही सेकंड डे आया, सेकंड डे में वापसी करी बेन स्टोक्स ने। वही बेन स्टोक्स, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। और अब इंग्लैंड को सही में पता चलेगा कि वो कितना बड़ा प्लेयर था। और इसी तरीके के सिचुएशंस में वो हमेशा काम आता था। क्लच प्लेयर इसीलिए कहा जाता था बेन स्टोक्स को। ना ही सिर्फ बैट से, बल्कि बॉल से भी वो जो है हमेशा अपनी टीम को मुसीबत से निकालता था। तो जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट डे पूरी तरह से डोमिनेट किया था न्यूजीलैंड ने। 360 रन पे सिर्फ 4 विकेट गिरे थे उनके, तो बहुत अच्छा, आराम से 550 रन तक पहुंचा सकते था अपना स्कोर। बट सेकंड डे में बेन स्टोक्स ने अपने बॉलिंग से, जब उसके मेन बॉलर्स, उसने पहले मेन बॉलर्स को दी बॉल कि जाओ भाई विकेट लो, अब बहुत इन्होंने रन बना दिए हैं, तुम इनको रोको। बट वो कामयाब नहीं हो पाए। तो खुद उसने हाथ में बॉल पकड़ी और चले गया बॉल करने के लिए। और भाई साहब, उसने देखते ही देखते 3 विकेट ले लिए न्यूजीलैंड के। कमाल की बॉलिंग करी, अपना हार्ट आउट करके बॉल डाला। आपको पता ही है, जैसे ही वो स्पेल डालने आता है तो फिर वो 7-8 ओवर से नीचे रुकता नहीं है। लगातार ओवर फेंकते पे फेंकता जाता है, और उसको बहुत इंजरीज हो चुकी है। 123 टेस्ट मैचेस वो खेल चुका है एज एन ऑलराउंडर, नॉट ओनली एज अ बॉलर। ऑलराउंडर, प्रॉपर बॉलर्स की तरह बॉल भी डालता है, उतने ही लंबे स्पेल डालता है, और बैटर्स की तरह बहुत घंटों तक टिका भी रहता है पिच पे। तो उसके बावजूद भी वो जो है बॉल डालने आया, और इतने बॉडी स्ट्रेन के बावजूद भी उसने इतने लंबे स्पेल्स डाले। और यू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, उसने गेस व्हाट, उसने विकेट ले लिए जिसके लिए वो जाना जाता है। उसने 3 विकेट निकाले जैसा मैंने आपको बताया, और तीनों इंपॉर्टेंट विकेट थे। डैरल मिचेल को ले गया पहले, फिर विलियम रूक था जो कि नाइट वॉचमैन था, फिर देन सेंटनर को अच्छी बाउंसर डाल के ले गया। बहुत अच्छे से कमबैक करवाया इंग्लैंड का, वरना न्यूजीलैंड काफी आगे पहुंच जाती। उसके बाद फिर टीम जो है न्यूजीलैंड की, सिर्फ और सिर्फ मैं बता देता हूँ कितने पे धाराशायी हो गई थी। 438 रन पे ही सिर्फ और सिर्फ निपट गई। कहाँ, सोचो, 360 पे 4 थे, और अगले ही दिन 438 पे, 438 रन पे जो है पूरी टीम निपट गई। कोई नहीं चल पाया। बहुत कमाल की बॉलिंग करी बेन स्टोक्स ने, और अपने ही दम पे जो है टीम को, न्यूजीलैंड को रोक दिया, और इंग्लैंड को एक होप दी, नहीं भाई अभी भी हम इस मैच में बने हुए हैं। देन आती है इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग। इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग में बेन डकिट ओपनर था एमिलियो गे के साथ। एमिलियो गे नहीं चल पाया, वो 5 बॉल पे शून्य पे आउट हो गया। बट बेन डकिट ने भाई साहब बहुत बढ़िया शतक बनाया। हालांकि उसको एक जीवन दान मिला था। बेन डकिट का लगभग सिंगल फिगर्स में, डबल फिगर्स में, अर्ली डबल फिगर्स में स्कोर था, और तब उसकी कैच ड्रॉप हो गई स्लिप्स में। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी न्यूजीलैंड की तरफ से, और उसने फिर शतक बना दिया भाई। कमाल की बैटिंग खेली भाई, बहुत अच्छे से रन मारे, और प्रेशर पूरी तरह से हटाया। उसके साथ पार्टनरशिप में आया था जेकब बैथल उसके बाद, और जेकब बैथल ने भी बहुत अच्छा उसका साथ दिया डे 2 के एंड होने तक। और दोनों ने इंग्लैंड को बहुत अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया था। 170 के आसपास हो गया था, या 150 के प्लस हो गया था इनका स्कोर, एक ही विकेट के नुकसान पर। तो सेकंड डे पूरी तरह से डोमिनेट किया था इंग्लैंड ने, बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। ठीक है। देन उसके बाद आता है थर्ड डे। उसमें जेकब फर्स्ट, शायद सेकंड डे के एंड में आउट हो जाता है बेन डकेट। मुझे इतना याद नहीं, हाँ आउट हो जाता है 113 रन बना के, हाँ 113 रन पे आउट हो जाता है बेन डकेट। उसके बाद फिर जेकब बैथल और जो रूट की पार्टनरशिप जमती है थोड़ी बहुत।
और फिर वो डे 3 में जाते हैं, ठीक है? डे 3 में जाते हैं, फिर जेकब बतलर अपनी 50 बनाता है, 74 रन्स तक पहुँचता है, एंड जो रूट भी थोड़ा बहुत टिक ही रहा होता है 21 रन पे, बट वो आउट हो जाता है, ठीक है? फिर हैरी ब्रूक आता है, हैरी ब्रूक भी जो है पार्टनरशिप निभाता है और अपना अच्छी इनिंग खेलता है, 50 रन स्कोर तक जाता है। बट हैरी ब्रूक का कोई साथ नहीं दे पाता है, जेकब बटलर भी आउट हो जाता है और हैरी ब्रूक का कोई साथ नहीं दे पाता है, जेमी स्मिथ भी 1 रन पे चले जाता है, बेन स्टोक्स खुद 15 रन बना पाता है सिर्फ और सिर्फ, गट एटकिंसन 23, अब तो बाकी सारे टेलेंडर्स आ गए थे, तो आपको बताइए अब स्कोर बहुत बड़ा है आपके सामने, बट बेन डकेट, जेकब बैतल और ब्रूक के अलावा कोई चला ही नहीं। तो इंग्लैंड को जो जो वापसी दिलाई थी बेन स्टोक्स ने एंड बेन डकेट ने, वो जो है पूरी तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पाए, और इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ 354 रन ही बना पाई उसके जवाब में, और बहुत अच्छा खासे रन से जो है पीछे रह गई, क्योंकि इनके 448 थे और अब इनके 354 है, तो लगभग 100 रन के आसपास लीड ले ली थी न्यूजीलैंड ने अपनी फर्स्ट इनिंग में, ठीक है? बॉलर्स की बात कर लेते हैं। नेथन स्मिथ ने 23 ओवर डाले और 90 रन दिए और 4 विकेट ले गया, तो नेथन स्मिथ तो इस पूरी सीरीज में बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है न्यूजीलैंड के लिए, और 4 की इकोनॉमी से बॉल डाली है भाई साहब, प्रॉपर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो है दी है नेथन स्मिथ ने। कमाल की बॉलिंग भाई, कमाल की बॉलिंग। विलियम और रूक ने 20 ओवर में 53 रन दिए, 53 रन और 3 विकेट ले गए 2.6 की इकोनॉमी से, तो इसकी इकोनॉमी अच्छी है, रन नहीं दे रहा है, प्रॉपर प्रेशर बना के रख रहा है। ब्लेयर टिकनर ने 3 ओवर में 21 रन दिए, बहुत महंगा साबित हुआ, और इसको जो है मतलब थोड़ा सा फिजिकल जो है डैमेज भी हुआ था, मतलब चोट लग गई थी इसको, जोफ्रा जब बैटिंग करने आया था तो जोफ्रा आर्चर ने इसको एक बाउंसर मारी थी, इसके हेलमेट पे लगी, और उस समय हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ यार, हेलमेट पर बॉल लगी, बट उसका इफेक्ट होता है, डिजीनेस चक्कर वगैरह आने लगते हैं, उल्टी वगैरह इसको आने लगी थी जब ये अपनी बॉलिंग डालने भी आया था, तो हेल्थ जो है इम्पैक्ट करती है, तो इस वजह से भी मैं कहूँगा, बट ये नहीं कहूँगा कि 100% वही रीज़न था, बाकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। मिचेल सैंडर 10 ओवर में 60 रन खा गया भाई 6 की इकोनॉमी से। मिचेल सैंडर को इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली इस सीरीज में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना उससे एक्सपेक्टेड है। बहुत आसानी से मार रहे थे इंग्लैंड के प्लेयर्स उसको, ठीक है? बेन सेयर्स 17 ओवर में 73 रन से 1 विकेट नहीं लिया, तो नेथन स्मिथ ही पूरे सीजन जो है न्यूजीलैंड के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रहा, और इम्पैक्ट वो ही लेके आया, ठीक है, न्यूजीलैंड के लिए। तो बात कर लेते हैं अब सेकंड इनिंग्स की न्यूजीलैंड की। 100 की लीड से पहले से ही न्यूजीलैंड स्टार्ट कर चुकी थी, देन फिर ओपनर्स आते हैं टॉम लेथन एंड डेवन कॉनवे, बट इस बार वो पहले इनिंग जैसा नहीं खेल पाते, जोफ्रा आर्चर उनको जल्दी ही आउट कर देता है, अच्छी बॉल्स पे आउट करता है, और 4 और 5 रन ही बना पाते हैं दोनों। देन हेनरी निकोलस आता है, वो भी 16 रन पे आउट हो जाता है, बट रचिन रविंद्रा अगला आता है, रचिन रविंद्रा बहुत टाइम से नहीं चल रहा था, जैसे डेवन कॉनवे नहीं चल रहा था फिर उसने शतक बनाया, टॉम लेथम नहीं चल रहा था फिर उसने शतक बनाया, ऐसे ही रविचंद्र रविंद्रा नहीं चल रहा था, बट वो शतक नहीं बना पाया यार, वो 94 पे ही आउट हो गया। बहुत बहुत बुरा लगा उसके लिए, बहुत टाइम से वेट कर रहा था वो कि मैं एक बड़ी पारी खेलूं, और वो खेल चुका था यार, सिर्फ 6 रन से रह गया, 6 रन से रह गया सिर्फ और सिर्फ। बहुत बुरा लगा उसके लिए। शोएब बशीर ने बॉल डाली, और वो शोएब बशीर उसको बॉल डाल रहा था और बॉल थोड़ी सी जो है नीचे रह गई, ठीक है? वो डिफेंस कर रहा था उसका, बट बॉल जो है थोड़ी सी हाइट उसकी नीचे रह गई। इस मैच में हमने थ्रू आउट द मतलब इस मैच में क्या, इंग्लैंड के पूरी की पूरी सीरीज में इस समय ये देखा कि बॉल जो है अनइवन बाउंस हो रही थी, यू नो, कभी बॉल जो है बहुत अच्छे से बाउंस कर जा रही थी, कभी नीचे ही रह जा रही थी। इस मैच में इस जो स्टेडियम था यहाँ पर जनरली ये बहुत ज़्यादा हुआ, तो वैसे ही उसी का खामियाजा बैट्समैन को भुगतना पड़ा, और सचिन रविंद्रा अच्छा से डिफेंस कर रहा था, बट बॉल ज़्यादा ही नीचे रह गई और वो एलबीडब्ल्यू हो गया, और शतक उसका रह गया यार। बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस टाइम पे, क्योंकि भाई बहुत टाइम से वेट कर रहा था वो, बहुत टाइम से जो है नहीं चल रहा था, और एक शतक जब बन जाता है ना, अब 94 और एक 100 में बहुत फर्क है, मैं आपको बता दूं, इवन 99 और 100 में बहुत फर्क है। कोई नहीं याद रखेगा आपने 99 रन बनाए थे, बट आपने शतक बनाया था, हाँ ये सबको याद रहेगा भाई, आपने एक शतक बनाया था उस मैच में, और काउंट भी होगा आपके पूरे के पूरी करियर स्टैट में, फिर काउंट होता है कि टेस्ट मैच में इसने सपोज 10 सेंचुरीज बनाई है, बट अगर आपने 99 रन बनाया तो बोलेंगे भाई इसने 9 सेंचुरीज ही बनाई है, तो इतना ज्यादा इफेक्ट होता है। जब भी तो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता था, अगर वो कितनी बार 90s पे आउट हुए हैं, अदरवाइज उनके पता नहीं 100 से भी ज्यादा 10-15 शतक उनके और होते, दोनों फॉर्मेट को मिला लिया जाए, टी20 तो इतना नहीं खेला उन्होंने, तो बहुत बुरा लगता है जब भी कोई बैट्समैन 90s पे आउट होता है। तो अगेन बट वापसी तो करी है सचिन रविंद्र ने,
ठीक है, जो फॉर्म में नहीं था वो अब एटलीस्ट इतने रन तो बनाए, तो अपनी फॉर्म में आ रहा है धीरे धीरे। एंड डैरिल मिचेल, भाई डैरिल मिचेल, इस बंदे की तो मैं क्या ही तारीफ करूं यार। ये मैंने जैसा कि बोला हुआ है, मिस्टर कंसिस्टेंट है। इंग्लैंड हो चाहे इंडिया के अगेंस्ट हो, उसको पता नहीं क्या हो जाता है। बंदे ने भाई पता नहीं बहुत बॉलें खेल ली थी, 100 से ऊपर बॉल खेल गई थी, 170 बॉल आई थिंक ये खेल चुका था, और उसकी 50 बनी थी, जब मतलब स्लोएस्ट 50 इन इंग्लैंड कह सकते हो आप, वन ऑफ द स्लोएस्ट 50s एवर स्कोर्ड इन टेस्ट मैच इन इंग्लैंड। भाई साहब, कहाँ बॉल नहीं खाई इसने, कहाँ बॉल नहीं खाई, ऐसा कोई शरीर का हिस्सा नहीं था जहाँ इसने बॉल ना खाई हो। बाउंसर पे बाउंसर, कभी हेलमेट पे लग रही है, कभी कंधे पे लग रही है, कभी रिब्स पे लग रही है। भाई साहब क्या इनिंग खेले बंदे ने, और आखिरी में, और मैं आपको बता दूं इसका सेंचुरी भी एक कहानी है उसकी भी। और मतलब अभी सिर्फ 4-5 ही विकेट हुए थे, ठीक है, और ये एक से टिका हुआ था, स्लो खेल रहा था, थोड़ा सा हरकतें कर रही थी बॉल, इसके साथ कोई दे नहीं पाया। टॉम ब्लंडल भी जो है 18 रन पे आउट हो गया था। फिर नेथन स्मिथ, मिचेल सैंडर 0 रन पे आउट हो गया। देन नेथन स्मिथ 1 रन पे आउट हो गया। तो धीरे धीरे विकेट गिर रहे थे, और ये धीरे धीरे अपनी सेंचुरी के क्लोज जाते जा रहा था, 70-80 पे पहुंच रहा था। फिर इसने मारना स्टार्ट कर दिया था, मतलब एग्रेसिव खेलना स्टार्ट कर दिया था। देन जैकरी फॉक्स, ये भी 6 रन पे आउट हो गया। वो तो बेन सीयर्स अब 8 विकेट हो चुके हैं, आप ये देख लो। और उसके इतना मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 70-80 रन पे वो खेल रहा था, तो देखो कितना क्लोज रह गया था। एक प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेंचुरी। अब इतना देर से जो है हार्डवर्क कर रहे हो, अपनी बॉडी पे ब्लो ले रहे हो, और मतलब बहुत टाइम से जो है मेहनत कर रहे हो, और आप शतक ना बनाओ तो फिर यू नो मेहनत बेकार जाती है वो। हालांकि आपकी टीम का स्कोर बढ़ रहा है, बट एक पर्सनल माइलस्टोन नाम की भी चीज होती है, वो बिल्कुल प्लेयर्स को उसके लिए जाना चाहिए। अगर आप खुद के पर्सनल माइलस्टोन की तरफ जाओगे तो टीम का स्कोर भी तो ऐड होगा। बट हालांकि उसमें आपको जो है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करना होता, जैसे वो T20 में होता है कि आप बॉल्स बहुत खाली कर गए, है ना, इतने अपने शतक के चक्कर में, इस वजह से टीम का स्कोर इतना नहीं बढ़ पाया। बट ये तो टेस्ट मैच है, आप यहाँ तो जितना मर्जी बॉल खेलो, ठीक है, और ऐसा कुछ ऑब्स्टक नहीं हो रहा था उसकी वजह से, तो वो बिल्कुल जायज था कि टीम के टीम से अलाइन नहीं हो रहा था उसका बैटिंग स्टाइल या बैटिंग अप्रोच, वो प्रॉपर सही खेल रहा था, टीम के लिए ही खेल रहा था, बट कोई साथ नहीं दे पा रहा था उसका जिससे वो शतक बना पाए। एंड बेन सीयर्स बट उसके साथ टिका रहा, 19 रन उस बंदे ने बनाया, बट इसका भी इन एंड आउट हो रहा था। मैं बताता हूँ, बेन सीयर्स की भी चोट लग रही थी, जैसे मैं बता रहा था, बाउंसर लग रही थी, उंगली पे लग रही थी, और एक जोफ्रा आर्चर की बाउंसर आई, उसकी उंगली पे फिर से लगी जहाँ इसकी लगी हुई थी, और फिर खून बहने लग गया। तो भाई ये भी चले गया ग्राउंड से बाहर, ठीक है, ये भी ग्राउंड से बाहर चले गया। फिर आए विलियम और रूक, जो लास्ट प्लेयर था, ठीक है, न्यूजीलैंड की तरफ से, एक तो हार्ट आउट होके चले गया, और अभी भी इसकी सेंचुरी नहीं बनी थी अभी 90s के आसपास पहुंच गया था, और फिर अब विलियम और रूक भी आउट हो गया भाई साहब, अब सब टीम सोच रही थी अब ठीक है, इनिंग्स खत्म हो गई न्यूजीलैंड की, अब सारे आउट हो गए, एक बचा था वो भी हट आउट हो चुका है। बट उसके बाद भाई बेन सीर्स वापस आया, वो इंजर्ड था बट वो फिर से वापस आया, और अपने पार्टनर के लिए, अपनी टीम के लिए खड़ा रहा, और टीम को जो है अपना पूरा एफर्ट उसने दिया कि नहीं भाई मेरी ज़रूरत है, भले ही मेरे को चोट लगी है बट मुझे जाना है, खेलना है अपनी टीम के लिए, और स्पेशली अपना डैरिल मिचेल के लिए भी, क्योंकि बेचारे का शतक रह गया है उसकी वजह से, क्योंकि वो आउट नहीं हुआ है, उसको वहां टिकना है उसके लिए, और उसको स्ट्राइक देनी है ताकि वो अपना शतक बनाए। और ऐसा ही हुआ एग्जैक्टली, एट द एंड फाइनली डैरिल मिचेल ने जो है अपना शतक पूरा किया, और वो उसका आप उसका सेलिब्रेशन देखते हैं, जनरली वो बहुत ज्यादा शांत रहता है, कीवीज मोस्टली शांति होते हैं, और वो भी शांत रहता है बहुत, पर जैसे ही उसका वो शतक लगा, वो एकदम एग्रेसिवली वो है बहुत उसने सेलिब्रेट किया, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो मीन करता था वो इस शतक को, बहुत ज्यादा मेहनत उसने करी थी इसके लिए, और हमें भी एज ए व्यूअर बहुत अच्छा लगा कि उसका शतक बन गया। तो बहुत कमाल की इनिंग्स खेली उसने, मजा आता है ऐसे इंसिडेंट्स जब होते हैं, देख लो कितनी मुसीबतों से वो गुजरा, पहले चोट खाई इतनी ज्यादा, बॉलिंग कंडीशंस ऐसी टफ थी, उसके बाद विकेट गिरते जा रहे हैं, कोई है ही नहीं उसके साथ में, उसकी दूसरों की वजह से, जो दूसरों पे डिपेंड करता था ना उसका शतक, उसने तो अपनी पूरी मेहनत दे दी, बट दूसरे आउट हो जा रहे तो उसमें उसकी क्या गलती है। तो भाई एट द एंड ऐसी स्टोरी हुई, फिर एक प्लेयर जो है हर्ट आउट होकर बाहर चले गया, फिर एक भी प्लेयर नहीं बचा, फिर वो वापसी आया ताकि टीम का स्कोर भी बढ़े और उसका शतक भी बने। तो ये तो टीम एफर्ट इसलिए कहा जाता है, क्रिकेट इज अ टीम गेम, इज अ टीम वर्क स्पोर्ट। तो इस तरीके से लोग साथ में आते हैं और एक दूसरे को जो है हेल्प करते हैं, पुश करते हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। देन अच्छा, हमने इसको थोड़ा ज्यादा खींच दिया। मैं बॉलिंग की तो क्या ही बात करूं, जोफ्रा आर्चर ने बहुत अच्छी बॉल डाली, 4 विकेट ले गया वो, 2.6 इकोनॉमी से, बहुत अच्छी इसने इस इनिंग में बॉल डाली थी, बाकी सबने एवरेज बॉल डाली। देन इंग्लैंड की सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर ये वो मोमेंट था, बेन स्टोक्स, हाँ बेन स्टोक्स तो बॉल करने नहीं, अभी नहीं आया था,
हाँ, आ चुका था यार। जभी तो उसका वो हुआ था, सीयर्स को लेके गया था, फोक्स को लेके गया था, फोक्स को लेके गया था, हाँ। यहाँ पर ये वो मोमेंट था, यहाँ पर बेन स्टोक्स ने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया, तो बहुत कुछ चल रहा था। रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका था वो, और बहुत कुछ चल रहा था मैच में। देख लो, इतने सारे इंसिडेंट होते हैं तो देखने में मजा आता है भाई। तो उसने अपना अनाउंसमेंट भी कर दिया था, रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया, तो वैसी टीम शॉक में थी इंग्लैंड की, और पूरा क्रिकेट जगत। तो भैया अब उनको खेलना था अपने अपने कैप्टन के लिए खेलना था ये मैच, तो उनको जिता के देना ही था अपने कैप्टन को। भाई वो रिटायर हो रहा है, इतने सालों से वो खेलता आ रहा है, इंग्लैंड को इतना जो है उसने सपोर्ट किया है, कंट्रीब्यूट किया है इंग्लैंड की क्रिकेट के लिए। तो उनको अब बनता था अपने कैप्टन को आखिरी मैच में जितवाना। तो ओपनिंग में खुद ब खुद जैसे ब्रेंडम मैकुलम आया था, अपने फाइनल टेस्ट मैच में ओपनिंग करने आ गया था वो, वैसे ही बेन स्टोक्स भी ओपनिंग करने आ गया बेन डकेट के साथ। उसने बोला भाई मैं अब अपनी तरफ से खेलूंगा और बिंदास खेलूंगा। बेन डकेट ने 36 रन बनाए, अच्छी छोटी पार्टनरशिप इनकी जमी थी। बेन डकेट 36 रन बना रहा तक पहुंचा, और बेन स्टोक्स ने पहली बॉल पे आगे बढ़ के मारना चालू कर दिया था भाई। वो फुल एग्रेशन मोड में आया था कि मेरा आखिरी मैच है, मैं एंजॉय करके खेलूंगा। उसने भाई ताबड़तोड़ बहुत अच्छी इनिंग खेली, छोटी इनिंग थी बट बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग थी। मतलब एक जो होता है ना भाई, अपना अपने इमोशंस के साथ उसने खेला इस बारी। दिमाग नहीं लगाया, दिल से खेली थी ये इनिंग को, कि ठीक है मेरी लास्ट इनिंग है, और मैं अपने तरीके से इसको खेलना चाहता हूँ। और बहुत अच्छे शॉट्स मारे, एग्रेसिव शॉट्स मारे, चौके छक्के जहां मन करा मारा। बट अनफॉर्चुनेटली उसका एक एज लगा लेग साइड पे, फिर वो आउट हो गया कैच। वरना जिस तरीके से वो चल रहा था, प्रेशर में लेके आ जाता वो न्यूजीलैंड को। और चेस करना था आपको, अच्छा खासा रन जो है आपको चेस करने थे। तो इस तरीके की पारी आपको खेलनी वैसे भी पड़ती, तो फास्ट आपको वैसे भी खेलना था। तो अच्छी स्ट्रेटेजी थी, अच्छी यू नो एग्जीक्यूशन भी थी, बट वो इतनी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड वो आउट हो गया फाइनली 30 रन पे। एंड सबने उसको जो है फिर अलविदा कहा, कि आपकी आखिरी इनिंग थी। पूरे क्राउड ने जो है उसके लिए तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन दी। देन जेकब बैतल आया, वो बेचारा कुछ कर नहीं पाया, 0 पे आउट हो गया। हैरी ब्रूक भी 21 रन पे आउट हो गया। जो रूट 18 रन पे रन आउट हो गया। मतलब रनिंग तो इतनी घटिया करते हैं ना ये लोग कभी कभी। मतलब जो रन था ही नहीं उसके लिए रन भाग रहे, एक एक रन के लिए, मतलब इतना इंपॉर्टेंट विकेट आप गवा देते हो। रन आउट मुझे सबसे बेकार लगता है। एमिलियो गे 10 रन पे है। जेमी स्मिथ ही सब टिका रहा, 60 रन उसने बनाया, आखिर तक वही टिका हुआ था। उसका साथ किसी ने नहीं दिया। गस एटकिंसन भी 19 रन पे, फिर 2 रन पे जोफ्रा आर्चर, वो लास्ट तक टिका हुआ था। आई थिंक सेकंड लास्ट विकेट नहीं, लास्ट विकेट उसी का था, जेमी स्मिथ का ही लास्ट विकेट था। और टीम ऑल आउट हो गई थी। तो आखिरी तक वो टिका था, बट उसका साथ किसी ने नहीं दिया, वरना शायद कुछ और ही रिजल्ट हो सकता था। ये हमें नया बेन स्टोक्स देखने को मिलता, अगर ये जिता देता तो मजा आ जाता भाई। जैसे बेन स्टोक्स ने जिताया था ना हेडिंगली में, एशेज में। 9 विकेट हो चुके थे और 70-80 रन बना दिए थे उसने अकेले। सिर्फ एक विकेट बचा था उनका। ऐसे ही आज अगर जेमी स्मिथ कर देता तो मजा आ जाता। बट कोई बात नहीं, हर कोई बेन स्टोक्स नहीं होता, इसीलिए कहते हैं इसको मिस जरूर करेंगे भाई। बेन स्टोक्स बहुत मिस होने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट में यार। तो बॉलिंग नेथन स्मिथ ने अगेन जो है परफॉर्मेंस दी, अपने 2 विकेट लेकर गया। बट जैकरी फॉक्स ने जो है इस इनिंग में जो है अपना छाप छोड़ा, और सबसे अच्छी बॉलिंग करी उसने। न्यूजीलैंड के लिए 3 विकेट लेकर गया, और 4.7 की इकॉनमी से बॉल डाला। बाकी सबने एवरेज परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग में। तो इसी के साथ जो है न्यूजीलैंड ने थर्ड टेस्ट मैच भी जीत लिया, और सीरीज अपने नाम करी 2-1 से। और इंग्लैंड अपने ही घर में हार गया। बेन स्टोक्स को एक अच्छा रिटायरमेंट नहीं मिल पाया। आ, कोई भी बंदा चाहेगा कि जब मैं रिटायर हो रहा हूँ, स्पेशली कैप्टन, तो मैं जीतूं उस मैच को, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। और इंग्लैंड ये 2-1 से हार गया सीरीज। एंड मैं आपको बता देता हूँ, टेरल मिचेल बना प्लेयर ऑफ द मैच। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा जेमी स्मिथ, ऑब्वियसली, सॉरी नेथन स्मिथ, सॉरी नॉट जेमी स्मिथ, नेथन स्मिथ, जो न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलर है, ऑलराउंडर है। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसका, बैट से भी छोटी मोटी इनिंग उसने खेली थी। और जोफ्रा आर्चर को भी जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो है अवार्ड मिला यहाँ पर। जोफ्रा आर्चर के लिए मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ, मतलब जितना उससे एक्सपेक्टेड है, और पूरे सीजन में उसने बहुत ही कम 140 प्लस की बॉल फेंकी है भाई। 135, 138, 135, 138, मतलब और ज्यादा मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसने विकेट लेकर नहीं दिए, विकेट उसने लिए, बट जो इम्पैक्ट वो डाल सकता था, जितनी कैपेबिलिटी उसके अंदर है, उस तरीके से उसने बॉल नहीं करी। मतलब इंग्लैंड जो है डोमिनेट करना चाहिए था इस सीरीज में, और वो डोमिनेट नहीं किया उसने। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैंने मतलब फॉर्मेलिटी जो है पूरी कर दी। मेरा काम था विकेट लेना, मैंने विकेट लेके दे दिया।
मतलब ऐसा वो परफॉर्म कर सकता था कि भाई मैं अकेले दम पर जो है सारे विकेट ले जाऊंगा, इतनी कैपेबिलिटी उसमें है, इतनी फास्ट बॉल वो डाल सकता है, बट उतनी अच्छे से परफॉर्म उसने नहीं किया जितना वो कर सकता था मेरे अकॉर्डिंग। आप लोग क्या सोचते हो प्लीज कमेंट्स में बताना। इसीलिए मुझे थोड़ा सा अखरा कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का उसको अवार्ड दिया। मतलब इतनी अच्छी वो फास्ट बॉल डालता है, वो दहशत आराम से फैला सकता था यार न्यूजीलैंड के प्लेयर्स में। और वो स्पीड ही नहीं आ रही थी उसके बॉल में, ना वो लाइन ऑफ लेंथ, लेग लेग में बॉल फेंकते थे, इजी रन दे देता था, सारा प्रेशर जो है हट जाता था प्लेयर से। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको कंसिस्टेंटली प्रेशर बना के रखना होता है, वो उसने नहीं बनाया। अभी जो विकेट ले गया ठीक है यार, तुम स्ट्राइक बॉलर हो, तुमसे और ज्यादा एक्सपेक्टेड है, 5-6 विकेट ले जाओ ना हर एक इनिंग में, तो बात बनेगी। 2 विकेट 3 विकेट, कई कई बार तो ये सिर्फ 1 विकेट ले जा रहा है, बेन स्टोक्स को आना पड़ रहा है। बट नेथन स्मिथ ने बहुत बहुत अच्छे से बॉल डाला और हर बार जो है टीम को जो है अपनी मुसीबत से निकाला। टीम को जब भी उसकी जरूरत थी उसने बॉल डाली और विकेट लेकर गया, तो उसका तो बिल्कुल बनता था। तो इसी इसी के साथ जो है ये सीरीज खत्म होती है टेस्ट मैच की, और हम बेन स्टोक्स को भी इसके बाद नहीं देख पाएंगे टेस्ट मैचेस में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये बहुत बहुत बुरी खबर हम सबके लिए है, बट अब जो हो गया वो हो गया, हम कुछ कर नहीं सकते। अब देखते हैं आगे क्रिकेट कैसा लगता है उसके बिना टेस्ट मैचेस में। और एशेज अगले ही मतलब 12 महीने से भी कम बचा है एशेज के लिए। इट्स वेरी सैड। ये एशेज तो उसको वो भी इंग्लैंड में खेलने वाले हैं अब लोग, ये एशेज इंग्लैंड में ही होनी है, तो अपने घर में एटलीस्ट उसको ये लास्ट एशेज खेल कर जो है रिटायरमेंट लेना चाहिए था। और बहुत अपने घर में तो जीत कर जाता तो मतलब चांसेस ज्यादा है ना। आप ऑस्ट्रेलिया में भी जाके आए हो, उसने अपने बताया भी था कि वो प्रेशर में था जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और 4-1 से हार कर आए थे, तो उसका जो है मेंटल प्रेशर बहुत था। अपने इंटरव्यू में उसने बोला कि उससे मैं नहीं उभर पा रहा था, वो भी एक वन ऑफ द रीजंस है कि मैंने जो है रिटायरमेंट लिया है। बट अब आपको मौका मिला था, अब अपने घर में आपके एशेज होने थे, तो आप यहाँ पर बदला ले सकते थे ऑस्ट्रेलिया से, और अगर जीत जाते तो क्या फेयरवेल होता है, तब आप लेते ना रिटायरमेंट, तो मजा ही अलग होता। बट जो हो गया वो हो गया, हम कुछ कर नहीं सकते, वो उसका पर्सनल डिसीजन है। वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड थैंक यू बेन स्टोक्स फॉर योर अमेजिंग कंट्रीब्यूशन टू दिस गेम। सो बाय बाय, इसी के साथ हम करते हैं अपना वीडियो एंड, और मिलते हैं अगले क्रिकेट इवेंट से रिलेटेड न्यूज़ के साथ और अगले मैच रिव्यू के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।